वेलकम टू योर ओन चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ हिस्ट्री ऑनर्स के सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है राइज ऑफ मगध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके कई वजह हैं, खास करके दो ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत बदलाव आए। पहला फील्ड जो है वो फिलॉसफी का, सोच का, रिलीजन का या सेक्टरियन ग्रुप के डेवलपमेंट का। इसी पीरियड में करीब 62 सेक्टरियन ग्रुप डेवलप हुए हैं, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक एक्सेट्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। जो दूसरा फील्ड है, जो फील्ड है पॉलिटिकल फील्ड, उस पर बात करेंगे। जो 16 महाजनपद इस पीरियड में विकसित हुए, डेवलप हुए, जिनकी उत्पत्ति हुई, हम उस पर बात करेंगे, जिनकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। और इन 16 महाजन पदों में भी मगध जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर एक महाजन पद के रूप में उभरा और बाद में एक साम्राज्यवादी महाजन पद हो गया, उस पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मगध ही इतना ताकतवर हुआ और दूसरे क्यों नहीं हो पाए। ये एक सवाल है। तो इन सवालों को की तहकीकात हम करेंगे अपने इस सीरीज में, इस टॉपिक में। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो मगध जो है वो उसे एक नेचुरल बाउंड्री प्राप्त थी, खास करके जो उसका एक जो उसकी कैपिटल थी, राजधानी, उसको एक सुरक्षा प्रदान थी प्राकृतिक रूप से। दो उसकी राजधानी थी। पहली राजधानी राजगीर थी, जिसको उस समय राजगृह और गिरि वज्र भी कहा जाता था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हुई। अगर हम राजगृह की बात करें तो नाम ही है उसका गिरि वज्र। गिरि वज्र अर्थात पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये जो राजधानी है उसे प्रकृति ही सुरक्षित बनाकर रखी थी। कोई भी दुश्मन देश की सेना राजधानी में नहीं पहुंच सकती थी। उसके लिए उसको पहाड़ को लांघना पड़ता, और पहाड़ को लांघना आसान नहीं था। और अगर वो लांघते भी तो ऐसा नहीं है कि मगध की सेना चुपचाप देखते रहती, वो निश्चित ही उसमें अवरोध पैदा करती और वो राजधानी में पहुंच नहीं पाते। और जब तक आप राजधानी में नहीं पहुंचते तब तक आपका पूरी तरह से कब्जा नहीं माना जाता। तो ये पहली राजधानी है। दूसरी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह भी 3 तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। गंगा, सोन, गंडक ये नदियां हैं जो उसको घेरी हुई थी। तो उसकी भी 3 बाउंड्री सुरक्षित थी। उसे सिर्फ एक बाउंड्री को ही सेव करना था, सुरक्षित करना था। तो यह भी बड़ा आसान काम था। तो नदियों को लांघ कर दुश्मन देश की सेना के लिए पाटलिपुत्र में पहुंचना, राजधानी पर कब्जा करना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। इसलिए मगध को पराजित करना या मगध पर पूरी तरह से कब्जा करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से मगध जो है दूसरे भी जहां महाजन पद थे उनसे ज्यादा ताकतवर हुआ और ज्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो फर्टाइल लैंड। मगध जोन जो है, जो आज गया और पटना का क्षेत्र है और अब झारखंड का भी क्षेत्र है, वो बड़ा ही फर्टाइल लैंड था। और फर्टाइल लैंड के कई फायदे होते हैं। एक फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि उपज बहुत अच्छी होती है तो राजा को भी राजस्व ज्यादा प्राप्त होता है। उपज का 6वां हिस्सा नॉर्मली राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो राजा का जो आमदनी है वो भी बढ़ती थी और जो रॉयल ट्रेजरी है वो भी प्रॉस्पेरस होता था। तो पहला फायदा ये है। दूसरा, जनता खुशहाल रहती है। जब उपज अच्छी होगी तो जनता की भी खुशहाली रहेगी, वो भी अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति कर पाएगा। और जब जनता खुशहाल होगी तो राजा के खिलाफ कोई भी असंतोष की भावना या विद्रोह की भावना उसके अंतर्गत नहीं आएगी। तीसरा फायदा ये होता है कि बहुत जगह से लोग आकर वहां बसने लगते हैं, तो जनसंख्या का विस्तार होता है। और जनसंख्या का जब विस्तार होता है तो राजा के सैनिक आवश्यकता की पूर्ति वो जनसंख्या करती है। बड़ी सेना रखने में राजा को सुविधा प्राप्त होती है। मान लो, अगर हम मान लें कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 50,000 है, तो वहाँ का राजा कितनी बड़ी सेना रखेगा? मैक्सिमम वो 10,000 या 20,000 की सेना रख सकता है। लेकिन मगध के बारे में जैसा विभिन्न लेखकों ने, इतिहासकारों ने लिखा है, नंद वंश के बारे में और
मौर्य वंश के बारे में कि 6 लाख की सेना थी उसके पास। अब ये 6 लाख की सेना बहुत बड़ी सेना होती है, और ये भी एक किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसके पास इतनी बड़ी सेना होगी, निश्चित ही है वो विजय प्राप्त करेगा, या उससे दूसरे लोग डरेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिकंदर की सेना इसलिए वापस चली गई, हालांकि ये डिबेट है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इसलिए वापस चली गई कि उन्हें पता चला कि नंद वंश के पास 6 लाख की सेना है। तो ये 6 लाख की सेना कैसे रख सकता था कोई? निश्चित ही उसके लिए बड़ी जनसंख्या चाहिए, और मगध के पास वो सुविधा थी क्योंकि उसके पास फर्टाइल लैंड था। तो ये फर्टाइल लैंड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है मगध साम्राज्य को ताकतवर बनाने में, या मगध जो महाजनपद है उसको सबसे शक्तिशाली बनाने में। तीसरा कारण जो है वो है आयरन ओर। मगध का जो क्षेत्र है वहाँ आयरन ओर बृहद पैमाने पर प्राप्त होता था। आज भी अगर हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ मिलता है, तो वो झारखंड का नाम आता है, और झारखंड का जो प्रदेश है वो उस समय मगध जोन में ही था। तो आयरन ओर के मिलने से बहुत सारे फायदे थे। पहला फायदा तो कृषि के क्षेत्र में था, क्योंकि कृषि का जो हल होता है, हल के जो फाल बनाए जाते हैं वो लोहे का बनाया जाता है, और जितना ज़्यादा फाल बनेगा, जितने ज़्यादा हल बनेंगे, कृषि करने में उतनी ही सुविधा होगी, उतनी ही आसानी होगी। दूसरा, कुल्हाड़ी का निर्माण। कुल्हाड़ी के निर्माण से जंगलों को साफ करके उसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में परिणत किया जा सकता था। तो इस तरह से खेती वाली जो भूमि है, जमीन है, उसका विस्तार उससे किया जा सकता था। तो जंगल लोहा के प्राप्त होने से यह भी फायदा हुआ। तीसरा, युद्ध के क्षेत्र में उसका बहुत फायदा हुआ। विभिन्न हथियारों को बनाने में, जैसे बर्छा, भाला, तीर बनाने में लोहे का उपयोग किया जा सकता था, और अच्छे किस्म के हथियार, औजार बनाए जा सकते थे मगध साम्राज्य में। दूसरा कि जो मगध सेनापति थे, सेनानायक थे, या सैनिक थे, या जो थोड़े ऊंचे ओहदे पर थे, उनके लिए आर्मर, कवच का निर्माण आसानी से हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोहा उपलब्ध था। जबकि दूसरा जो सैनिक देश, जो दूसरा दुश्मन देश होगा या सैनिक होगा, उनके पास इतनी उपलब्धता नहीं थी, तो वो सैनिक ज़्यादा घायल होते और मगध की सेना कम घायल होती। तो ये बहुत बड़ा फायदा आयरन ओर के कारण मगध को प्राप्त हुआ, जो दूसरे महाजनपदों को प्राप्त नहीं था। चौथा कारण है फॉरेस्ट, जंगल। मगध के साम्राज्य में, मगध का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जंगल भी बहुत थे, और इस जंगल से मगध को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि मेडिसिनल प्लांट मगध को प्राप्त था, और ये मेडिसिनल प्लांट जो है वो बेचकर मगध को उससे बहुत आमदनी होती थी, मगध के व्यापारियों को भी और मगध के राजा को भी, क्योंकि राजा को भी उस पर टैक्स प्राप्त होता था। दूसरा, खुद वहाँ के लोग भी इस मेडिसिनल प्लांट का उपयोग करके स्वस्थ रह सकते थे। एक दूसरा फायदा था प्रीसियस टिम्बर, महंगे लकड़ी प्राप्त होते थे। जैसा कि इतिहासकारों ने चर्चा की है कि मौर्य वंश के बारे में खास करके, कि जो मकान बनते थे, घर बनते थे, उसमें लकड़ी का बड़ा उपयोग होता था। तो ये तो फायदा था ही, साथ ही उस प्रीसियस टिम्बर को बेचकर भी साम्राज्य जो है वो प्रॉस्पेरस होता था, वहाँ के व्यापारी प्रॉस्पेरस होते थे, और सबको फायदा होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा था मगध साम्राज्य को जंगल से। जंगल का एक तीसरा जो फायदा है वो ये था कि हम जैसा जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जंगल अगर एक संतुलित मात्रा में हो, जैसा कि माना जाता है 33% जंगल होना चाहिए, तो वर्षा नियमित होती है और बाढ़ की संभावना कम रहती है। तो यह भी मगध के लिए एक फायदेमंद था, क्योंकि नियमित वर्षा होती थी, और नियमित वर्षा होती थी तो फसल नियमित और अच्छे तरह से फसल का उत्पादन होता था, और बाढ़ की वजह से जो फसल खराब हो सकते थे उसका खतरा मगध को नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जंगल की वजह से था। चौथा जो फायदा था वो था हाथी। बृहद पैमाने पर हाथी उपलब्ध था मगध के पास। इसका प्रमाण मिलता है जब सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है 305 BC में। तो उस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट करता है सेल्यूकस को। अब इतने बड़े पैमाने पर 500 हाथी गिफ्ट तभी कोई कर सकता है जब उसके पास बहुत सारे हाथी हों। अर्थात मगध साम्राज्य के पास बृहद पैमाने पर हाथी था जो जंगलों से प्राप्त होता था। अब इन हाथियों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता था। पहला जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट उपयोग था इसका कि अगर दुश्मन सेना के किले के द्वार को तोड़ना है तो उसमें हाथी बड़े कारगर होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था। दूसरा,
भारी भारी सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए हाथी का उपयोग किया जाता था और हाथी सुगमता से उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। तीसरा, युद्ध स्थल पर अगर सैनिकों को कुछ आवश्यकता है विभिन्न सामग्री की तो उसको भी आसानी से सैनिकों तक पहुंचाया जा सकता था। एक और फायदा उसका ये था कि युद्ध में भी उसका उपयोग किया जाता था। अगर दुश्मन सेना पर एक साथ कई हाथियों को दौड़ा दिया जाए तो बहुत सारे सैनिक कुचल जाएंगे, मारे जाएंगे और ये भी मगध के विजय के लिए एक अच्छी तरीका या स्ट्रेटेजी हो सकती थी। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि हाथी को उस तरह से ट्रेन किया जाता था कि उसके सूंड में तलवार पकड़ा दिया जाता था और वो दुश्मन सैनिकों के बीच में समाकर उसमें जाकर और सूंड को घुमाना शुरू करता था, जिससे कि दुश्मन सैनिकों की सेना बृहद पैमाने पर मारी जाती थी। तो युद्ध में इसका बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रयोग होता था। तो हाथी जो है वो बड़ा ही उपयोगी साबित होता था युद्ध के क्षेत्र में। हालांकि कुछ इतिहासकार बाद में कहते हैं कि घोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाथी के तुलना में, तो ये एक अलग डिबेट है। और मेडिवल पीरियड में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइमन डिग्वी एक इतिहासकार हैं और उनका ये कहना है कि हाथी भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, हाथी भी उतना ही उपयोगी था जितना घोड़ा उपयोगी होता था युद्ध के क्षेत्र में। तो दोनों की अपनी अपनी महत्व है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। और हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि हाथी का कई तरह से उपयोग होता था और जो जंगल से प्राप्त होता था तो जो महाजनपद है मगध, उसको बहुत ही सारी सुविधाएं, बहुत सी ही सारे हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर और हाथी प्राप्त होते थे जंगल से। इसके साथ ही इन जंगलों को साफ करके आवश्यकता अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड में भी बदला जा सकता था। तो अगर जनसंख्या का विस्तार हो रहा है या ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत है तो ये सुविधा भी मगध के पास थी। और जैसा कि हम मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को जब पढ़ेंगे तो उसमें चाणक्य बतलाता है कि बैरन लैंड को किस तरह से सम्राट को एक कॉलोनाइज करना चाहिए और उसको उपजाऊ बनाना चाहिए। तो ये फायदा भी मगध के पास थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था मगध महाजनपद के ताकतवर बनने में दूसरे महाजनपदों की तुलना में। अब एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वो है व्यापार। मगध साम्राज्य का जो व्यापार है वो बड़ा ही समृद्ध अवस्था में था और इसका मुख्य कारण जो था वो था रिवर रूट। नॉर्मली प्राचीन काल में रिवर रूट से ज़्यादा व्यापार होता था और मगध को प्राकृतिक रूप से, खास करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को प्राकृतिक रूप से 3 नदियां प्राप्त थी जिसके रास्ते व्यापार किया जा सकता था और इस व्यापार से फायदा होता था। और अगर हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑफिशियल मिलेंगे जो नदी मार्ग से व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो उसकी चर्चा हम करेंगे जब मगध एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना ही यहाँ समझने की कोशिश करें कि नदी मार्ग से जो व्यापार होता था उससे 2-3 फायदे थे। एक तो व्यापारी प्रॉस्पेरस होते थे, दूसरा उससे जो टैक्स प्राप्त होता था उस टैक्स से राजा का जो रॉयल ट्रेजरी है वो प्रॉस्पेरस होती थी और विदेशों से अच्छा संपर्क होता था। विदेशों से अच्छा संपर्क होता था तो न केवल आर्थिक संबंध अच्छे होते थे, आर्थिक विकास होता था, नए नए विचारों को भी प्राप्त किया जा सकता था। और जैसा कि मेगास्थनीज ने कहा है कि जो पाटलिपुत्रा है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप हो गया था। वहाँ विदेशी व्यापारी आते थे, तो विदेशी व्यापारी आते थे तो विदेशी सामान की तो उपलब्धता थी ही, खास और विदेशी विचार भी आते होंगे और ये भी फायदा मगध को हो रहा होगा। तो मगध जो है वो जो ताकतवर हुआ, शक्तिशाली हुआ, एक महाजनपद के रूप में, एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में, उसमें इस व्यापार का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक और महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो है एम्बिशियस किंग, महत्वाकांक्षी राजा। मगध में जो राजा हुए वो बड़े ही महत्वाकांक्षी हुए। अगर हम सबसे पहले राजा की बात करें जो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, वह खुद ही साम्राज्यवादी था और उसने 2 नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। पहला, एक वैवाहिक संबंधों को बढ़ाना और दूसरा आक्रमण। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो उस समय और 2 ताकतवर महाजनपद थे, कौशल और लिच्छवी। इन दोनों महाजनपदों
में उसने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। कौशल में भी उसका विवाह हुआ, कौशल की राजकुमारी से और लिच्छवी से की राजकुमारी से भी। कौशल से जो विवाह हुआ उसमें दहेज में उसको काशी मिली, जो खुद ही एक व्यापारिक केंद्र था, और इसका भी फायदा मगध को प्राप्त हुआ, आर्थिक फायदा हुआ। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो दो ताकतवर महाजनपद थे उनके तरफ से अब कोई भी खतरा मगध को नहीं रहा। इवन एक सहायता की उम्मीद हो गई कि अगर कोई दूसरा हमला करता है मगध पर तो इन दोनों ताकतवर महाजनपदों से सहायता प्राप्त होगी। तो पहली नीति ये थी बिंबिसार की, जिससे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। दूसरा आक्रमण, पहला आक्रमण जो बिंबिसार करता है वो अंग प्रदेश पर करता है और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। माना यह जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट इम्पेरियलिस्ट एक्ट इन एंशिएंट इंडिया। भारत में पहला जो साम्राज्यवादी आक्रमण हुआ है वो अंग पर हुआ है। उसके बाद तो बहुत सारे हुए, लेकिन पहली शुरुआत इसी से हुई है। बिंबिसार की जब हत्या कर देता है अजातशत्रु, तो उसके बाद अजातशत्रु तो खुद ही बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था। पहले ये बात ये होती है कि जैसे ही हत्या करता है तो कौशल नरेश जो है वो काशी उससे छीन लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। और दूसरा, इसके जो सौतेले भाई थे वो अपने ननिहाल भागकर लिच्छवी चले जाते हैं। कौशल नरेश जब काशी छीन लेते हैं तो गुस्सा में अजातशत्रु कौशल पर हमला करता है और कौशल को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेता है। दूसरा, जब वो अपने भाइयों को वापस करने का डिमांड करता है लिच्छवी से और वो मना कर देते हैं, तो विभिन्न षड्यंत्रों के द्वारा उसके पीछे बहुत कहानी है, लेकिन फिर लिच्छवी पर भी आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो साम्राज्यवादी नीति है वो महत्वाकांक्षी राजाओं के कारण शुरुआत होती है और मगध साम्राज्य जो है उसका विस्तार होने लगता है। बाद में नंद वंश और मौर्य वंश के समय तो मौर्यों के समय तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार होता है और एक सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है। तो मगध एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरता है और उसके पीछे का एक और ये जो कारण है कि महत्वाकांक्षी राजाओं का होना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ अगर हम दूसरे तरह से इसको देखें तो एक कल्चरल डेवलपमेंट भी मगध में हो रहा था, एक सांस्कृतिक विकास हो रहा था। खास करके अगर देखा जाए, हम बुद्धिज्म और जैनिज्म जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नगरों का विकास हो रहा था, व्यापार का विकास हो रहा था। और नगर अपने आप में एक अलग संस्कृति होती है। वहाँ अगर देखा जाए तो एक जातीय जो भेदभाव होता है, जो तनाव होता है, वो नहीं रहता है। तो एक अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था मगध का, और ये जो अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, एक अलग तरह की सोच थी, व्यापार को विकसित करने की जो एक सोच थी, इन सारी सोच की वजह से एक अच्छा वातावरण मगध में उपलब्ध था जो इसके विकास में बहुत ही सहायक हुआ। तो हम देखते हैं कि ये विभिन्न जो कारण हैं ये मगध को एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में विकसित करते हैं। इतनी सारी सुविधाएं, चाहे वो नेचुरल हो या राजा का मिशन हो, रॉ मटेरियल हो, जो भी हो, इतनी सारी सुविधाएं दूसरे किसी महाजनपद के पास नहीं थी, सिर्फ मगध के पास था। और यही वो वजह है कि मगध विभिन्न जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में सबसे एक ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है और बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना मगध में होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे उत्साह को बढ़ाता है और हम इसी तरह आपसे मुखातिब होते रहेंगे विभिन्न चैप्टर्स को लेकर। Thank you for watching me. See you again with a new video. Thank you again.